Welcome you all on my YouTube channel DPS Tutorial Classes. This is Diva and you are at the right place if you want to know about the science of class 8. If you like this video then please hit the bell icon and subscribe to my YouTube channel. क्लास 8 में हम लोगों ने लास्ट चैप्टर जो डिस्कस किया था दैट वाज एडोलेसेंस, एज ऑफ एडोलेसेंस। और अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है फोर्स एंड प्रेशर। इस चैप्टर में हम लोग फोर्स एंड प्रेशर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फोर्स एंड प्रेशर स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ ओवरव्यू ले लेते हैं कि बेसिकली कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि हमें इस चैप्टर में कवर करना है। तो बेसिकली जो टॉपिक्स हैं जो हम इस चैप्टर में कवर करेंगे, सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे। उसके बाद हम लोग फोर्स के बारे में स्टडी करेंगे और क्या क्या कॉजेज होते हैं इसके, फोर्स के इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग जानेंगे। बेसिकली कितने टाइप्स के फोर्सेस होते हैं इनके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। प्रेशर क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। प्रेशर एरिया के बीच में क्या रिलेशन होता है, कैसे एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, इसके बारे में भी हम लोग स्टडी करेंगे। प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स, लिक्विड्स जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं वो किस फॉर्म में और किस तरीके से होता है इसके बारे में भी हम जानेंगे। और जो हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड इट्स अफेक्ट, इसके बारे में भी हम लोग स्टडी करेंगे। तो बेसिकली ये सारे टॉपिक्स हैं जो कि हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। Have you observed that a body can neither start or stop moving nor change its speed, direction or shape by itself? हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में ही कंसीडर कर ले कि ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा ऑब्वियस है कि अगर कोई चीज़, कोई भी बॉडी है, ना वो अपने आप से स्टार्ट करेगी, ना वो अपने आप से रेस्ट पे आएगी, ना ही वो अपने आप डायरेक्शन चेंज करेगी, ना ही वो अपने आप अपना शेप चेंज करेगी। तो कुछ ना कुछ बाहर से हमको एक्सटर्नल एक क्वांटिटी अप्लाई करनी होती है उसके ऊपर जिसकी वजह से ये सारे चेंजेस अकर हों। तो वो जो क्वांटिटी हम अलग से अप्लाई करते हैं वो हमारा होता है फोर्स। अगर हमें किसी बॉडी को मूव कराना है तो उसके लिए भी हमको फोर्स अप्लाई करना होगा। अगर हमें किसी बॉडी को स्टॉप कराना है तो उसके लिए भी हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। उसकी स्पीड चेंज करनी है, उसका शेप चेंज करना है तो हमें फोर्स अप्लाई करना होगा, तभी ये सारी प्रोसेस हमें देखने को मिल सकती हैं। When you go to school in the morning, you apply force to lift your school bag and put it on your shoulders. When you enter a shop or a bank, you find push written on the door. You pushes the door to get in and pull the door to come out. ये आपने देखा ही होगा, सुबह आप सब लोग स्कूल आते हैं तो मॉर्निंग में स्कूल आने के लिए आप लोग अपना बैग लेके कैरी करके आते हैं, तो उस बैग को आपको फोर्स लगा के उठाना पड़ता है, अपने शोल्डर्स में रखना होता है, तब आप उसको कैरी करके स्कूल में लेके आते हैं। और जैसे सपोज हम लोग बैंक का एग्जांपल ले लें, बैंक में पुश पुल बटन लगा होता है, पुल अपनी तरफ खींचने के लिए और पुश आगे की तरफ पुल करने के लिए। तो ये जितनी भी चीजें होती हैं इन सब में हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं, तब हम इसका मूवमेंट देख सकते हैं। फुटबॉल Football players often stop the ball traveling at the greater speed. At the times you see a players deflecting the ball cleverly. Picking, opening, shutting, clicking, hitting, lifting, flicking, pushing and pulling are some actions that usually results in some kind of change in the motion of the object. ये जितने भी actions इसमें दिए हुए हैं, अगर कोई बॉडी मोशन में है या उसे हमें मोशन में लाना है तो ये सारी चीज़ें होती हैं जिसका जो रिजल्ट होता है कि कोई बॉडी है वो हमारी मोशन में है, मोशन में लाई जा सकती है या रेस्ट में लाई जा सकती है। हाउएवर वी कंक्लूड दैट द बॉडी रिक्वायर्स फोर्स टू स्टार्ट और स्टॉप द मूविंग, change its speed, direction or the shape. Thus, force is something which changes or tends to change the state of rest or of motion of the body, also changes the shape of the body. मैंने आपको पहले लाइन में ये चीज एक्सप्लेन कर दी थी कि फोर्स बेसिकली वो क्वांटिटी होती है कि वो किसी बॉडी को मूव करने के लिए, उसको रेस्ट में लाने के लिए, उसका डायरेक्शन चेंज करने के लिए, उसकी स्पीड घटाने बढ़ाने के लिए बहुत ही ज्यादा एसेंशियल रोल प्ले करता है। अगर हम किसी चीज पे फोर्स नहीं लगाएंगे तो वो बॉडी ना अगर मोशन में है तो
वो रुक भी नहीं पाएगी, और अगर वो रुकी हुई तो वो कभी भी हम उसे मूव नहीं करा पाएंगे। तो फोर्स बेसिकली वो क्वांटिटी होती है जो बॉडी के मूवमेंट के लिए, उसके डायरेक्शन के चेंज के लिए और उसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब हम लोग फोर्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। अ फोर्स इज अ generated when an object pushes or pulls another object। जब कोई भी एक ऑब्जेक्ट को हम पुश करते हैं या पुल करते हैं तो वो जो मतलब चीज जनरेट होती है उसे हम क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। In simple terms, we can define force as a pull or push acting on a body which tends to change its state of rest or motion। और अगर सिंपल वर्ड्स में हम ये कंसीडर करें तो फोर्स जो एक होता है वो पुल या पुश होता है जो कि किसी भी बॉडी पे एक्ट कर रहा है और जिसकी वजह से उस बॉडी का स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो जाता है। अगर बॉडी मोशन में है तो रेस्ट में आ जाती है, अगर रेस्ट में है तो मोशन में आ जाती है। और ज़रूरी ही नहीं है, अगर हम जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उसी डायरेक्शन पे फोर्स और लगाएंगे तो हम उसकी स्पीड को इंक्रीज भी कर सकते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में लगा के हम उसकी स्पीड को डिक्रीज भी कर सकते हैं। The state of motion of the object is described by its speed and direction of the motion. When the speed of the body is zero, it is considered to be the state of rest। और स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पीड जो है वो जीरो है तो उस कंडीशन पे हम कहेंगे बॉडी जो हमारी है वो रेस्ट पे है, मीन्स अपनी पोजीशन पे ही रखी हुई है, उसका कोई भी मूवमेंट एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे नहीं हो रहा है। फोर्स इज यूजली डिनोटेड बाय द लेटर एफ। फोर्स को हम लोग एफ से डिनोट करते हैं। स्टैंडर्ड यूनिट जो फोर्स की होती है वो हमारी न्यूटन होती है और उसे हम लोग एन से डिनोट करते हैं। द डायरेक्शन इन विच द बॉडी इज पुल्ड और पुश्ड इज कॉल्ड एज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जिस भी डायरेक्शन में बॉडी का मोशन हो रहा होता है उस डायरेक्शन में हम किसी भी डायरेक्शन में अगर उसको पुल करते हैं या पुश करते हैं तो वो हमारा डायरेक्शन ऑफ फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। डायरेक्शन ऑफ फोर्स मतलब किस डायरेक्शन में बॉडी का मूवमेंट अकर हो रहा है। अब आता है फोर्स आर ड्यू टू इंटरेक्शन। फोर्स के लिए दो बॉडीज का आपस में इंटरेक्शन होना बहुत ही ज्यादा एसेंशियल होता है। अगर बॉडी आपस में इंटरेक्ट नहीं करेंगे तो उसमें फोर्स का कोई भी रोल रह ही नहीं जाएगा। वो कैसे होता है ये हम लोग देख लेते हैं। फॉर द फोर्स टू एक्ट द टू ऑब्जेक्ट मस्ट इंटरेक्ट विद ईच अदर। कैसे, जैसे हम एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं। Sit on a bicycle and wait for it to move on its own. Will it move? It will not move till you apply the force on its pedal with your feet. In the same way, the door of your cupboard will not open unless you apply force on it to pull it with your hand। जैसे सपोज आप बाइसाइकिल पे बैठे हुए हैं, अगर आप पैडल पे अपना पैर रख के उसको मूव नहीं करेंगे तो वो बाइसाइकिल अपने आप मूव नहीं करेगी। मींस हमने अपने फुट जो है उसका कांटेक्ट बनाया किससे, उस पैडल से। तो दोनों चीज आपस में हमारे कांटेक्ट में आई, आपस में इंटरेक्ट करी और उसके बाद जब हमने फोर्स अप्लाई किया तभी वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव करी है। तो अगर हम फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे और आपस में कांटेक्ट नहीं बनाएंगे तो हमारा बॉडी में मोशन नहीं होगा। इसी तरीके से हम कोई भी चीज ले लेते हैं, अगर किसी भी चीज को हमको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे रखना है तो ऑब्वियस सी बात है अपने हैंड्स के थ्रू हमें उस बॉडी पे कांटेक्ट बनाना पड़ेगा। In the first situation, interaction between your feet and the pedals make the bicycle move, मैंने आपको बताया ही है। और सेकेंड की सिचुएशन में interaction between the handle and your hand makes the door open। हम डोर को भी ओपन करते हैं तो डोर का जो हैंडल होता है उससे हम अपने हैंड्स को टच करते हैं, अपने हैंड से उस डोर के हैंडल को हम लोग टच करते हैं और इसे अपनी तरफ मूव करते हैं या अपने से दूर करते हैं, तभी उसका मूवमेंट हमें देखने को मिलता है। तो इससे साफ से प्रूव होती है ये चीज कि फोर्स प्रोड्यूस करने के लिए सबसे पहले दो बॉडी का इंटरेक्शन होना बहुत ही ज्यादा एसेंशियल है। Hence, we can say that an interaction between the two body is necessary for the force to be effective, and there is a push or a pull involved when force is applied। जब force apply होगा तो या तो वो आगे की डायरेक्शन में होगा या तो वो हमारी डायरेक्शन में होगा। हमारी डायरेक्शन में होगा तो वो हमारा पुल होगा और अगर अपोजिट में होगा तो वो हमारा पुश होगा। When more than one object apply force on another object in the same direction, the resulted force is the sum of all the forces applied। अब अगर कोई बॉडी है और अगर एक फोर्स हम उसे एक डायरेक्शन में लगा रहे हैं और उसी के साथ साथ हम दो तीन फोर्स, मतलब सपोज कोई टेबल है और किसी पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में उस टेबल को हमें मूव करना है और
कम से कम 2 या 2 से अधिक या 2 से मोर देन 2 या 5% हम सपोज कर लेते हैं, उस पे एक ही डायरेक्शन पे फोर्स लगा रहे हैं उसको मूव करने के लिए, तो वो सारा फोर्स क्या होता है, सम अप हो जाता है। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं तो वो हमारा निगेटिव चला जाता है। मींस अगर 20 इधर से लग रहा है और 20 इधर से लग रहा है, तो उस कंडीशन में दोनों साइड से अगर इक्वल अपोजिट फोर्स लग रहा है तो बॉडी का मूवमेंट नहीं होगा। और अगर जिस डायरेक्शन से ज्यादा लग रहा है उस डायरेक्शन में बॉडी हमारी मूव करने लगेगी। फिलहाल ये भी हम आगे पढ़ेंगे, तब तक हम ये देख लेते हैं कि अगर हम किसी भी एक डायरेक्शन में बहुत सारे फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं तो वो सारे फोर्सेस क्या होते हैं, एड अप हो जाते हैं। For example, when the two-person pushes the table in the same direction, it will move faster than when ओनली 1 पर्सन पुशेज। मैंने अभी आपको बताया कि अगर कोई 2 पर्सन है जो कि किसी टेबल को मूव कर रहे हैं एक ही डायरेक्शन में, तो अगर एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो दोनों का जो फोर्स है वो क्या होगा, एड अप हो जाएगा और जो टेबल है वो इजीली मूव कर जाएगी। सपोज द two people starts pushing the table in the opposite direction, what will happen? The table will either not move at all or move slightly in the direction of the people who apply more force। ये भी मैंने आपको बताया कि अगर सपोज कोई एक टेबल है, कोई एक पर्सन 10 न्यूटन का फोर्स एक साइड से लगा रहा है और दूसरा पर्सन 20 न्यूटन का फोर्स अपोजिट साइड से लगा रहा है, तो जिस डायरेक्शन से फोर्स ज्यादा लग रहा है उस डायरेक्शन में टेबल मूव करने लगेगी। सपोज हम लोग राइट हैंड साइड डायरेक्शन से 10 न्यूटन लगा रहे हैं और लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्शन से 20 न्यूटन लगा रहे हैं, तो जो 20 न्यूटन फोर्स है वो ज्यादा है, तो टेबल जो है वो हमारी लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्शन की तरफ आगे मूव करने लगेगी। This proves that if two forces act less in opposite direction or the object, the net force acting on it is the difference between the two forces। और ये चीज बहुत अच्छे से फिर क्लियर हो जाती है कि अगर दो हम अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लगा रहे हैं तो जो नेट फोर्स होता है वो दोनों का डिफरेंस हो जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस क्या होते हैं, फोर्सेस के क्या क्या मतलब कारण हो सकते हैं कि फोर्सेस की वजह से क्या क्या चीजें होती हैं। सबसे पहला देखते हैं, फोर्स कैन प्रोड्यूस मोशन। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट में फोर्स लगा रहे हैं तो उसमें मोशन होने लगेगा। फोर्स कैन बी अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट बाय पुशिंग और पुलिंग और हिटिंग इट विद अनदर ऑब्जेक्ट। हम किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के मतलब जैसे कप सपोज कोई भी ऑब्जेक्ट है तो अपने हैंड से दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर हम उस पर पुश कर सकते हैं या अपनी तरफ पुल कर सकते हैं या हिट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई कर सकते हैं जिसकी वजह से उसका मूवमेंट होना स्टार्ट हो सकता है। दिस अप्लाइड फोर्स कैन मेक द ऑब्जेक्ट मूव। फॉर एग्जाम्पल, वी पुश अ हेवी बॉक्स टू मूव इट अहेड, वी पुश अ कार door to open it, we hit a ball when we bat to move the ball। You will observe that all the situations given above, the object will move in the same direction as the force। जितनी भी हमने एग्जाम्पल्स डिस्कस किए ये उसमें सब में देखा आपने कि जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। However, it is not necessary that the applied force will always produce the motion। अब ये भी मैंने आपको बताया कि ये चीज हमेशा पॉसिबल नहीं है कि अगर हम फोर्स लगा रहे हैं तो बॉडी का मूवमेंट होगा ही होगा। जैसे मैंने आपको लास्ट के क्लास में बताया था कि कोई टेबल है, अगर हम एक साइड से 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं और दूसरे साइड से भी 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं तो बॉडी जो है वो दोनों साइड इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगने की वजह से अपनी पोजिशन से मूव नहीं करेगी। और ये हमेशा नहीं रहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है अगर वो अपनी पोजीशन पे स्टिल है और हम उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो भले हम उस पर कितना भी फोर्स क्यों ना अप्लाई करें, अगर बॉडी में कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है तो उस टाइम पे जो फोर्स है वो हमारा जीरो हो जाएगा एक तरह से। जैसे कहते हैं ना कि आप लोग एग्जाम्स के लिए कितना भी प्रैक्टिस क्यों ना कर लो, अगर आपके एग्जाम्स में रिजल्ट अच्छा नहीं आया है तो आपके एफर्ट्स जितने भी हैं वो क्या हो जाते हैं, लास्ट में जीरो ही हो जाते हैं। उसी तरीके से फोर्स के साथ भी ऐसा ही केस होता है। अगर हम सपोज जैसे कोई वॉल है, उस वॉल पे अगर हम खूब सारा फोर्स लगा रहे हैं, बहुत फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, बहुत पसीना हमारा बह रहा है, बट वो वॉल जो है वो अपने पोजीशन से मूव नहीं कर रही, तो हमारा फोर्स उस पॉइंट पे आके क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फोर्स अप्लाई जब हम करते हैं तो बॉडी में मोशन होता है, पर जो वॉल है वो तो अपने पोजीशन से मूव ही नहीं कर रही है, और जब वो मूव नहीं कर रही तो फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यही इसमें एग्जाम्पल दिया गया है। However, it is not necessary that the applied force will always produce motion। Try pushing, pulling or hitting a tall
a tree or a wall to make them move. What do you observe? The tree or the wall will not move because the force applied by you is not sufficient to move them. हमें जितना फोर्स उसको मूव करने के लिए चाहिए हम उतना फोर्स नहीं अप्लाई कर पा रहे हैं. Hence we can conclude that the force can produce motion but it is not always necessary. Hence हमें इस चीज का प्रूव होता है कि हम हर जगह फोर्स तो अप्लाई कर सकते हैं पर जरूरी नहीं कि मोशन हो ही. जैसे सपोज हम उसको मूव करने की कोशिश कर रहे हैं तो हम उतना फोर्स नहीं अप्लाई कर पा रहे हैं इसलिए वो मूव नहीं कर रहा है. सपोज कोई बड़ा सा बुलडोजर हम लेके आए और उसके बाद हमने वॉल गिराने की कोशिश की तो वो गिर जाएगी. जब वो गिर जाएगी मींस उस बुलडोजर ने उस पर उतना फोर्स लगाया जितना कि नेसेसरी था उस वॉल को गिराने के लिए. तो उस कंडीशन पे फोर्स अप्लाइड होगा. क्यों? क्योंकि वो अपने पोजिशन से हट गई है और टूट गई है. अब जैसे फोर्स हमारा मोशन प्रोड्यूस करता है तो फोर्स हमारा है मोशन को स्टॉप भी कर सकता है. सपोज कोई बॉल है किसी डायरेक्शन में बहुत तेजी स्पीड से मूव कर रही है. अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन से हम उसको रोकने की कोशिश करेंगे तो वो एक पॉइंट पे आके रुक जाएगी. जब रुक जाएगी तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो हम अगर किसी भी बॉडी के मोशन में है तो हम उसे उसके मोशन को स्टॉप कर सकते हैं. यही चीज इसमें है. देख लेते हैं. वी कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी बाय अप्लाइंग फोर्स ऑन इट इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन. जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है हमें उसे अपोजिट डायरेक्शन पे करना है क्योंकि अगर हम उसी सेम डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर देंगे तो जो बॉडी का मूवमेंट हो रहा है वो और तेज हो जाएगा. इसलिए हमें इसके अपोजिट डायरेक्शन पे फोर्स अप्लाई करना होता है. फॉर एग्जाम्पल, if we apply force to stop a moving ball or a rolling stone, however, if the stone is too bulky, we may not be able to stop it if the force applied by us is not sufficient. और अगर कोई चीज है जो कि बहुत ज्यादा भारी है या बहुत ज्यादा बल्कि है तो अगर हम उसको रोकने की कोशिश करेंगे तो उस कंडीशन पे हमारा फोर्स जो है वो कम पड़ जाएगा और हम उसे रोक नहीं पाएंगे. बट मेन जो होता है कि अगर हम कोई ऐसी ऑब्जेक्ट है जिसे रोकने के लिए हमारी बॉडी में उतना फोर्स है और अगर हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो उसका जो मोशन है हम उसको रोक सकते हैं. नेक्स्ट आता है फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन. अब जैसे सपोज हमने क्रिकेट खेलते होंगे आप सब लोग तो क्रिकेट में क्या होता है जब बैट्समैन है बॉल को हिट करता है तो वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लगती है. मतलब बॉल हमारी स्ट्रेट आ रही थी और हमने उसको हिट किया और उसका डायरेक्शन चेंज कर दिया तो हम फोर्स हमने लगाया उस बॉल के ऊपर जिसकी वजह से उसका डायरेक्शन मोशन ऑफ डायरेक्शन चेंज हो गया. यही हमारा है इन अ गेम ऑफ अ क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी या टेनिस. कोई भी गेम हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, कोई भी चीज हम लोग कंसीडर कर सकते हैं. वी कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द बॉल बाय हिटिंग इट. However, if the direction of the force applied in the same as the direction of the motion of the object, then the direction of the object will not change but its speed will increase. और अगर हम देखो अपोजिट डायरेक्शन या किसी और डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उसका जो मोस्ट डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगा. पर अगर जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में हम उसको और हिट कर देते हैं तो वो डायरेक्शन नहीं चेंज करेगी बल्कि उसकी स्पीड जो है वो और बढ़ जाएगी. तो अगर हमें डायरेक्शन चेंज करना है तो हमें जिस डायरेक्शन का में बॉडी का मोशन हो रहा है उसके किसी भी अलग डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई कर सकते हैं जिसकी वजह से उसका जो डायरेक्शन है वो चेंज हो सकता है. अब आता है फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ द मोशन. मैंने आपको बताया ही है इतने एग्जांपल्स में मैंने आपको डिस्कस किया है कि फोर्स जो है वो स्पीड ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है. वो उसको बढ़ा भी सकता है और उसे घटा भी सकता है. अगर कोई बॉल है वो किसी पोजीशन से मूव कर रही है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, अगर हम जिस डायरेक्शन में बॉल मूव कर रही है उसी डायरेक्शन से सपोज स्ट्रेट मूव कर रही है और हमने जाके उसको पैर से और आगे बढ़ा दिया तो वो क्या होगा उसकी स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी. ठीक. और अगर एक डायरेक्शन में मूव कर रही है और उसके अपोजिट जाके हम बॉल को अपोजिट डायरेक्शन में हिट कर दे मतलब उसी के अपोजिट डायरेक्शन में हिट कर दे तो उस पोजीशन पे क्या होगी बॉल की जो है वो स्पीड क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी क्योंकि हमने उसको रोकने की कोशिश किया. ठीक. तो वही इसमें है कि वी कैन इंक्रीज द स्पीड ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट बाय अप्लाइंग फोर्स ऑन इट इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी. अगर जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उसी डायरेक्शन में हम अप्लाई करते हैं फोर्स तो हम स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं और अगर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं तो हम स्पीड को घटा देंगे.
For example, by kicking a ball, moving football in the direction of its motion, we can increase its speed. By applying the force in the direction opposite to the direction of motion of the body, we can reduce its speed. वही दिया हुआ है कि अगर हम उसके डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट फोर्स लगाएंगे तो हम उसके स्पीड को कम कर देंगे. For example, we can decrease the speed of the rolling object moving down hills by pulling it in the direction opposite to the direction of the motion. Simply यही है कि अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट डायरेक्शन पे फोर्स लगाएंगे तो हम उसके स्पीड को कम कर देंगे. However, if the applied force is more than what is required for the object to slow down, then the object can come to the state of rest. और अगर हम बहुत ज़्यादा फोर्स उस पर अप्लाई कर देते हैं जो कि जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसमें जितना फोर्स है उस फोर्स से ज़्यादा फोर्स अगर हम अप्लाई कर देते हैं तो जो हमारी बॉडी है वो हमारी रेस्ट पे आ जाएगी और उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी. वो अपनी पोजीशन पे एज इट इज रुक जाएगी. नेक्स्ट हमारा आता है फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. अब जैसे सपोज हम लोग रबर बैंड ले लेते हैं, रबर बैंड को जैसे हम स्ट्रेच करेंगे तो क्या होगा, उसका शेप चेंज हो जाएगा. बैलून है, उसमें हम एयर भर देंगे और मतलब कुछ भी हम उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या है, उसका शेप चेंज हो जाएगा. फिर हम हाथ से उसको प्रेस करने की कोशिश करेंगे तो हम उसके शेप और साइज को चेंज कर सकते हैं. वही चीज इसमें बताया गया है. टेक अ बॉल ऑफ कॉटन और अ कैंडी फ्लो, hold it your hand and apply the force, you will observe that the shape and size changes. अगर हम बॉल ऑफ कॉटन का बॉल लेते हैं, रुई लेते हैं और उसके साइज को कंप्रेस करने की कोशिश करते हैं, उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो हम लोग उसके शेप और साइज को चेंज कर सकते हैं. सिमिलरली वी कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द स्प्रिंग, रबर बैंड, डाउट, स्पंज एंड मेनी अदर थिंग्स बाय अप्लाइंग द फोर्स ऑफ देम. इसी तरीके से जितनी भी सारी चीजें हैं इन सब पे फोर्स अप्लाई करके हम इनके शेप और साइज को भी चेंज कर सकते हैं. तो फिलहाल आज की क्लास में इतना ही था. होप सो जो भी चीज़ें डिस्कस की गई हैं फोर्स के बारे में वो आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी. नेक्स्ट की क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में जानेंगे. आज की क्लास में बस इतना ही था. अगर आपको कोई भी डाउट्स होगा तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स लिखकर अपने डाउट्स को क्लियर आउट कर सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग.